नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में अपनों ने संधि टॉपिक को शुरू किया था, परंतु संधि टॉपिक पर जाने से पहले अपना जो डेली का रूटीन है वही देखते हैं, दो शब्द। तो पहले अपन इस क्लास में देखते हैं दो शब्द, कौन से? पारिभाषिक शब्दावली के। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में आपके सामने कौन से महत्वपूर्ण शब्द है। तो पहला आपके सामने शब्द है इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर, यहां पर आप ध्यान में रखिए, प्रिंटर नहीं है, ये इंटरप्रीटर है। इंटरप्रीटर ये शब्द है। क्या मतलब होता है इसका? दुभाषिया, इसे अपन कहते हैं दुभाषिया। अब दुभाषिया किसे कहते हैं? देखिए, दो भाषाओं के जानकार को दुभाषिया कहते हैं। जैसे अपन देखें कि भाई आज वर्तमान के प्रधानमंत्री है और वर्तमान के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कहीं भी कोई फ्रांस का, जापान का या फिर ये चाइना का कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, कोई भी उच्च पदस्थ व्यक्ति यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आता है तो मान लीजिए कि कंडीशंस ऐसी बन जाती है कि अपने वाले तो उनकी भाषा नहीं जानते और उन वाले अपनी भाषा नहीं जानते, तब अपने को दुभाषियों की जरूरत पड़ती है। तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपनी भाषा भी जानता हो, उसकी भाषा भी जानता हो, तो वो तो अपने वाले के पास रहता है। विश्वास नहीं किया जाता। ये नहीं है कि भाई एक ही व्यक्ति बीच में खड़ा कर दिया जाएगा, वो ही तो ट्रांसलेट करके उनको बता देगा, वही नहीं, दोनों के अपने अलग अलग होते हैं। यदि कोई जापानी व्यक्ति आया है, जापानी कोई सम्माननीय व्यक्ति यहाँ पर आया है, तो अपने जो जिस सम्माननीय व्यक्ति से वो मुलाकात कर रहा है, तो अपने वाले के पास भी एक दुभाषिया होगा और उन वाले के पास भी एक दुभाषिया होगा। तो ये हमारे लोग जो जो जवाब देंगे तो वो उनको ट्रांसलेट करके उनकी भाषा में बता देंगे। तो उन वाला तो उनकी सहायता करेगा, अपने वाला अपने वालों की सहायता करेगा। तो इस प्रकार से वो जो बीच में दोनों लोग होते हैं वो दो दो भाषाओं के जानकार होते हैं। जापान, मान लो जापान के आए हैं तो जापानी भाषा को भी जानते हैं और साथ साथ अपनी इंडियन भाषा को भी जानते हैं, तो उसे कहते हैं दुभाषिया। कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलें हो जाती है ना। मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति है, वो आपकी भाषा नहीं समझ पा रहा, आप उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे, तो परिस्थितियां कितनी विकट हो जाती है। मतलब दूसरे को कहना, फिर वो जवाब दे क्या कह रहा है, इस प्रकार से। तो हालांकि ऐसी चीजें अपनानी पड़ती हैं, परंतु इतना रुचिकर ये काम नहीं होता, कितनी मुश्किलें होती है। तो इंटरप्रीटर किसे कहते हैं? दुभाषी को कहते हैं। दूसरे शब्द की यदि अपन बात करें तो इस क्लास में आपके सामने जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है IPSO, इप्सो फैक्टो, FACTO, इप्सो फैक्टो। यहाँ पर दूसरा शब्द है आपके सामने महत्वपूर्ण, और इसको अपन यूं लिख सकते हैं, इप्सो फैक्टो। ये अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या मतलब होता है इप्सो फैक्टो का? देखिए, इप्सो फैक्टो का यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसे कहा जाता है यथा तथ्य। अब यथा तथ्य कैसे कहा जाता है? कि जैसे तथ्य हो वैसा, यानी जैसी दिख रही हो उसी चीज को वैसा ही बताना। जैसा जो चीज दिखाई दे रही हो, जैसी जो चीज दिखाई दे रही हो, जो घटना दिखाई दे रही हो, उसका उसी रूप में वर्णन कर देना ही यथा तथ्य कहलाता है। तो ये रहे दो पारिभाषिक शब्दावली के शब्द। अब अपन बात करते हैं राजस्थानी के शब्दों की। तो राजस्थानी में एक शब्द आता है औचाट। औचाट शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ होता है व्याकुलता। व्याकुलता, सॉरी, ये शब्द होगा व्याकुलता। तो इस प्रकार से औचाट शब्द क्या कहलाता है? व्याकुलता को ही अपन औचाट कहते हैं। उसके बाद यदि अपन अंतिम शब्द की बात करें, औचाट के बाद की बात करें, तो एक शब्द आता है कसब। अब कसब किसे कहते हैं राजस्थानी में? देखिए, व्यवसाय को कसब कह सकते हैं, साथ ही साथ वैश्यावृत्ति जो होती है, वैश्यावृत्ति, उसको भी
कसब कहा जा सकता है। तो ये रहे आज की क्लास के चारों शब्द। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं अपनी मेन क्लास की तरफ। तो यहाँ पर अपनों ने देखा इंटरप्रीटर यानी दुभाषिया, इप्सो फैक्टो यानी यथातथ्य, अवचाट यानी व्याकुलता और कसब यानी व्यवसाय या वेश्यावृत्ति। और उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। देखिए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। मेन टॉपिक अपना कौन सा चल रहा था? संधि चल रहा था। संधि में अपन क्या पढ़ रहे थे? व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में भी अपन क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। तो व्यंजन संधि में मैंने पिछली क्लास में जो नियम था वो तो बता दिया था। अब अपने को देखने हैं उससे संबंधित उदाहरण। तो नियम बताया कौन सा था? तो व्यंजन संधि देख रहे हैं, और व्यंजन संधि में भी अपन देख रहे थे हलंत मैं का नियम। तो अपना जो नियम था वो था हलंत मैं, यानी अपन इसको यूं लिख सकते हैं, हलंत आ गया मैं का नियम अपन इसमें देख रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि भाई हलंत मैं के हिंदी में 3 नियम एक साथ चलते हैं। 3 नियम चलते हैं, सामान्यतः आपको अलग अलग बताए जाएंगे, परंतु अपन जोड़कर पढ़ेंगे ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये 3 नियम कैसे चलते हैं तो देख लेते हैं अपन। हलंत मैं का नियम। हलंत मैं का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि हलंत मैं के साथ ही जुड़ता है। तो कौन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, वो अपन आगे देखेंगे। तीनों नियम इसी प्रकार से चलेंगे। तीनों नियमों में ही पहले जो जुड़ेगा वो हलंत मैं ही होगा। ठीक है। अब हलंत मैं के साथ एक तो जुड़ता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। अब ये जो नियम है मैं आपको बता देती हूँ, 33 व्यंजन वर्णों का नियम है। इसमें सभी के सभी व्यंजन वर्ण ही शामिल किए जाएंगे। 33 के 33, यानी तीनों नियमों में 33 व्यंजन वर्ण। किस प्रकार से? जो अपन 3 नियम पढ़कर आए हैं ना, उनमें मैंने आपको बताया था कि भी सभी के सभी सहघोष वर्णों के नियम है। उसी प्रकार से ये किसके नियम है? ये व्यंजन वर्णों के नियम है। ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन हमारे पास कितने होते हैं? अगर अपन देखें सामान्य वर्गीकरण में, हालांकि स्पर्श व्यंजन 16 भी माने गए हैं, 20 भी माने गए हैं, परंतु सामान्य वर्गीकरण में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है वो 25 मानी जाती है। और 25 कौन सी? पांचों जो वर्गीय व्यंजन है, या फिर अपन यूं कहें कि पांचों वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। पांचों वर्ग कौन कौन से? क वर्ग आता है, तो क वर्ग आता है तो क के पांचों, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, तो 5 तो अपने सामने वर्ग है। अब पांचों वर्गों के में प्रत्येक के 5-5 यानी 25 हो गए। तो वो 25 के 25 आते हैं, परंतु यहाँ पर अपने को पंचम वर्णों को छोड़ना है। तो अपन ना यहाँ पर जो नियम है वो क्या कहेगा? पंचम वर्णों को छोड़कर, पंचम वर्णों को छोड़कर अपने को लेने हैं। तो पंचम वर्णों को छोड़ दिया तो प्रत्येक वर्ग का एक एक वर्ण है 5वां, तो 5 हटा दिए तो बचे कितने? 20। यानी यहाँ पर कितने व्यंजन आएंगे? 20 व्यंजन आएंगे। और ये जो दूसरा है यहाँ पर पंचम वर्ण ही आएंगे। ठीक है, ये लो पंचम वर्ण यहाँ पर ले लिए, तो 25 का काम तो अपना हो गया। 25 का काम हो गया क्योंकि 20 यहाँ पर, 5 यहाँ पर आ गए, 5वें, यानी कै से लेकर 5वें, कै से लेकर मैं तक का अपना काम क्लियर हो गया। कै से मैं तक तो अपनों ने कर लिया। अब कौन बचे? यर लव श है, ये बचे। तो ये इसमें सभी के सभी शामिल कर लिए जाएंगे। ये आ जाए, र आ जाए, ल आ जाए, व आ जाए, या फिर श आ जाए, या श आ जाए, या स आ जाए, या है आ जाए। अब इन 8 में से कोई भी आ जाए तो ये नियम बनेगा। क्या बनेगा? परिवर्तन क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो देखिए, हलंत जो मैं माना जाता है उसके 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हलंत मैं के 2 रूप होते हैं। ये मैं आपको पहले बता देती हूं कि इसके 2 रूप होते हैं। एक तो पंचम वर्ण होता है, पंचम वर्ण होता है, ठीक है, और एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार जैसे मान लीजिए कि अपना ये जो संधि शब्द है, तो अपन इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है,
संधि भी लिख सकते हैं। यहां पर भी ये जो अनुस्वार बना है वो किसका बना है? हलंत मय का बना है, ठीक है। और ये जो न बना है ये भी हलंत मय का बना है। क्यों बना है, कैसे बना है, मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि भाई मैं जो हलंत है, हलंत जो मैं है उसके दो रूप होते हैं। एक तो वो पंचम वर्ण में भी जा सकता है, एक अनुस्वार में भी जा सकता है। कौन कौन सी परिस्थितियों में, किस किस में जाएगा, वो चीज अपने को यहाँ पर महत्वपूर्ण है जो देखनी है। अब नियम ये कहता है पहला कि भाई यदि हलंत मय के बाद स्पर्श व्यंजन आए तो आप चाहे अनुस्वार में बदल दीजिए, चाहे पंचम वर्ण में बदल दीजिए, दोनों ही नियम या दोनों ही प्रकार के शब्द शुद्ध माने जाएंगे। कैसे? पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि भाई पंचम वर्ण कैसे बनाया जाता है। देखिए, मान लीजिए आपके सामने कोई भी पंचम वर्ण है, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने है अलम, अलम है और उसके बाद है कार। तो जब भी आप इसका अनुस्वार बनाएंगे तो अनुस्वार तो इससे पहले वाले पर चला जाएगा, और यदि इसका पंचम वर्ण में बदलेंगे तो उसके तुरंत आगे वाले को देखना होगा, आगे वाले वर्ग का पांचवा ही इसमें बदल जाएगा। कब बदलेगा? संधि के तहत। विच्छेद करोगे, तोड़ोगे तो मैं ही बन जाएगा, अपने मैं के रूप में आ जाएगा। परंतु जैसे ही आप उन दोनों की संधि करोगे ना, तो वो मैं यदि पांचवा बना रहे हो तो जहां पर मैं आया है उससे ठीक बाद वाले को देखना। बाद वाला जो हो उस वर्ग का पांचवा, जैसे मान लीजिए कै है तो कै का पांचवा कौन सा होता है? अंग है, तो ये अंग में बदल जाएगा। और मान लीजिए आप अनुस्वार लगाना चाहते हैं तो अनुस्वार इससे तुरंत पहले, ठीक पहले वाले पे अनुस्वार और बाद वाले का पांचवा वर्ण बनता है। यहां पर मैं आपको बता रही थी कि भी पंचम वर्ण बना सकते हैं, अनुस्वार बना सकते हैं। तो पंचम वर्ण तो अपने पास 5 है, कै वर्ग का भी है, चय वर्ग का भी है, टै वर्ग का, तय वर्ग का, पै वर्ग का। समस्या अपने सामने आ जाती है कि भाई कौन सा बनाए। तो आप क्या करिएगा, उससे ठीक बाद वाला जो हलंत में आया है उसके ठीक बाद वाला देखिए, उसका पांचवा ही ये बन जाएगा। और अनुस्वार ठीक उससे पहले लगा दीजिए, कोई समस्या ही नहीं आएगी। अब अपन समझते हैं इस बात को कैसे करें। देखिए, मैंने आपको कहा कि भाई यदि हलंत में आ रहा है और उसके बाद ये 20 वर्ण आ रहे हैं तो किसी भी नियम में बदल दीजिए, अनुस्वार में बदल दीजिए, पंचम वर्ण में बदल दीजिए। दोनों की दोनों चीजें हैं या दोनों के दोनों जो बनते हैं शब्द वो शुद्ध माने जाएंगे। कैसे? अपन इसी शब्द को लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है समजोड़ धी, ये शब्द है, ठीक है। तो प्लस से पहले तो क्या आ रहा है? हलंत में आ रहा है, अपनी पहली शर्त पूरी। अब हलंत में के बाद क्या आ रहा है? तो ये आ रहा है तैथ दैथ है, तैथ दैथ है, तैथ दैथ आ रहा है। तो अपने 20 में से आ रहा है, 20 में कौन से होंगे? प्रत्येक के 4 आ जाएंगे, कै खे गे घे, ये चारों आ जाएंगे। च छ ज ज ट ठ ड ढ त थ द द प फ ब भ, यानी 4 आ जाएंगे, 5वें इसमें चले जाएंगे। तो तैथ दैथ है, चौथा है, चौथा ये आ रहा है, हमारी शर्त पूरी है। यानी यहां पर हलंत में भी आ रहा है और उसके बाद स्पर्श व्यंजन भी आ रहा है, दोनों शर्तें पूरी हैं। तो आप इसको दोनों ही रूपों में बदल सकते हो, अनुस्वार बना सकते हो, साथ साथ पांचवा वर्ण भी बना सकते हो। अब अनुस्वार बनाते हैं तो मैंने आपको कहा था इससे पहले वाले पे लगा दो, यानी स पे अनुस्वार लगाया और धी को जो कहते हो, इसी का तो परिवर्तन करना है, ठीक है, बनाया। ये शब्द, ये संधि यदि आप करते हो तो बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ इसको आप 5वें वर्ण में भी बदल देते हो तो भी शब्द शुद्ध माना जाएगा। कैसे? अब देखिए, हलंत में और इसके साथ स्पर्श व्यंजन आया है, तो आप हलंत में को 5वें वर्ण में बदल दो। 5वें वर्ण में बदलोगे तो 5वां वर्ण किसका? इसके ठीक बाद वाले को देखिए, तो बाद वाला क्या है? ध। ध कौन सी लाइन का? तय वाली का, तो तय थ द ध। तो अब इसका 5वां कौन सा होता है? तय वाली लाइन का न होता है। तो ये हलंत में किस में बदल जाएगा? आधे न में बदल जाएगा। और शब्द क्या बन जाएगा? स हलंत में को आपने बदल दिया आधे न में और धी जो के त्यों आ गया
ये संधि शब्द बन गया। और आपको मैं बता देती हूँ, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये भी शब्द शुद्ध माना जाता है और ये भी शब्द शुद्ध माना जाता है। दोनों के दोनों शब्द यहाँ पर शुद्ध माने जाएंगे, कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब अपने और शब्द देख लेते हैं। मान लीजिए एक शब्द है दम जोड़ द, ये है। तो यहां पर देखिए हलंत में प्लस से पहले आ रहा है, तो हलंत में तो तीनों में ही आ रहा है। आगे क्या है, आगे। और अगर आपको यूं हो जाए कि भाई इसमें स्पर्श व्यंजन 20 आए हैं, मतलब याद रखने में दिक्कत नहीं आ रही, दिक्कत आ रही है, क्या पता चले, तो आप ऐसे करना, 5वें को हटा देना, यर लव शश को हटा देना, बाकी सारे के सारे इसमें जाएंगे। तो इस प्रकार से इतना भी ध्यान रख सकते हो आप। सिर्फ इन दोनों को याद रख लीजिए, ये तो अलग ही है, यर लव शश है, ये तो बाद वाले 8 है, और ये जो 25 है उनमें से 5वें वर्ण यानी अंग, इय, अण, न और मैं, उनको हटाना है। उसके बाद बचे वो सारे। तो देखिए ड आया है, तो ड इनमें तो किसी में है नहीं, दोनों में नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसमें ही जाएगा, यानी ये क्या है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन है तो अपन दोनों तरीके से बना सकते हैं और दोनों ही तरीके से शुद्ध माने जाएंगे। कैसे माने जाएंगे, अब देखिए हलंत में तो मैंने आपको बताया, यदि आप अनुस्वार बनाने वाले हो तो इससे पहले वाले पर लगा दो, द के ऊपर अपनों ने अनुस्वार लगा दिया और शब्द बन गया दंड। इसी प्रकार से लिखते होंगे, ये शुद्ध माना जाएगा, ये भी शुद्ध है, ये भी सही है। और साथ साथ यदि आप इसका पंचम वर्ण बनाना चाहते हो तो पंचम वर्ण बनाने के लिए इसको देखना होगा। तो ये कौन सा है, ड कौन सी लाइन में आता है, ट वाली में, तो टेट है डेड है। तो ड वाली या ट वाली लाइन का 5वां कौन सा होता है, अण होता है, तो ये आधा अण हो जाएगा। तो द का द हलंत में किस में बदल गया, आधे अणे में। तो आधे अणे को अपन इस प्रकार से लिख देते हैं, शब्द बन गया दंड। इसी प्रकार से बनता होगा। तो यहाँ पर ये चीज है, यानी हलंत में के साथ स्पर्श व्यंजन में से कोई भी व्यंजन आ जाए तो दोनों ही प्रकार के शब्द है वो शुद्ध माने जाएंगे। उसी प्रकार से अब अपन देखते हैं आगे वाले नियम को। तो हलंत में के साथ यदि 5वें आ जाए तो क्या किया जाएगा, किस प्रकार का परिवर्तन किया जाएगा। यदि हलंत में के साथ 5वां आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ पंचम वर्ण ही शुद्ध माना जाएगा, अनुस्वार नहीं लगता, अनुस्वार अशुद्ध माना जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, यानी सिर्फ स्पर्शी व्यंजनों पर ही आप दोनों प्रकार से, ये दोनों प्रकार के शब्द लिख सकते हो, ये भी दोनों प्रकार के शब्द आप लिख सकते हो। परंतु 5वां वर्ण आ गया, जैसे मान लीजिए एक शब्द है आपके सामने समजोड़ निहित, ये शब्द है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस से पहले हलंत में, पहली शर्त तो अपनी पूरी। उसके बाद यदि अपन देखेंगे तो उसके बाद न आ रहा है, तो तथ दथ न, यानी न वाली लाइन का पंचम वर्ण, दोनों शर्तें पूरी, यानी पंचम वर्ण भी आ रहा है, हलंत में भी आ रहा है। अब अपन क्या करेंगे, मात्र एक परिवर्तन, और मात्र एक परिवर्तन कौन सा, पंचम वर्ण में ही हलंत में को बदलेंगे। तो पंचम वर्ण अपन किसका बनाते हैं, इसके तुरंत बाद वाले का। तो बाद वाला क्या है, न है, तो ये भी किस में बदल जाएगा, ये भी आधे न में बदल जाएगा। आधा है तो आधे में, ये बात तो मैंने शुरू में ही बता दी थी, आधा होता है उसका आधा बनता है, पूरा होता है उसका पूरा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आधा मैं है वो आधे न में बदल जाएगा और शब्द क्या बनेगा, अब से और मैं का तो अपनों ने क्या बना लिया, आधा न, और आगे क्या आ जाएगा, निहित, सन्निहित शब्द इस प्रकार से शुद्ध माना जाएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द, जो शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है और अपन जिसमें बहुत गलतियां करते हैं, वो कौन सा है। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है समजोड़ न्यासी, ये शब्द है। अब देखिए यहां पर हलंत में आ रहा है, हलंत में प्लस से पहले हमारी शर्त पूरी, आगे क्या आ रहा है, न आ रहा है, पंचम वर्ण आ रहा है, तो हमारी दोनों शर्तें भी पूरी। अब अपन सिर्फ एक परिवर्तन कर सकते हैं, पंचम वर्ण बना सकते हैं, अपन जो अनुस्वार है वो नहीं बना सकते। तो पंचम वर्ण किसका बनाएंगे, पंचम वर्ण के लिए इसके तुरंत आगे देखो तो आगे तो नहीं है, तो ये भी किस में बदल जाएगा, आधे न में ही बदल जाएगा। अब शब्द क्या बनेगा, से, और मैं का भी अपनों ने क्या बना लिया, न, और आगे भी क्या है, न और या सी,
ये शुद्ध माना जाएगा, इसीलिए ये शब्द है वो शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि सन्यासी में 2 आधे न आते हैं और अक्सर लिखते कैसे हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। और दुख की बात यह है कि हिंदी की किताबें भी इस प्रकार से लिख देती है, जबकि इस प्रकार से बनने का कहीं कोई नियम ही नहीं है। आप मेरी बात मत मानिए, आप स्वयं देख लीजिए, हिंदी का ये नियम है। हिंदी के ऑथेंटिक कोई भी व्याकरण की पुस्तक निकालिए, उसमें आप देख लीजिए ऐसा का ऐसा नियम दिया हुआ है और हिंदी नियमों पर चलती है। तो यदि ये नियम ये बात कह रहा है तो अपन सन्यासी को इस प्रकार से कैसे लिख सकते हैं? आप मुझे जवाब दे दीजिए, ऐसा जवाब दे दीजिए जो सेटिस्फाई करे। मैं भी मान लूंगी कि ये शब्द सही होता ही नहीं है। जब नियम कह रहा है तो अपन इसको अपनी तरफ से क्यों बनाते हैं, क्यों वैज्ञानिक बनते हैं, क्यों फालतू के प्रयोग करते हैं? तो इस प्रकार से ये शब्द है वो इस प्रकार बनेगा। और संधि एक ऐसा टॉपिक भी है जो अपनी शब्द शुद्धि भी बनाता है, यानी अपने जो अशुद्धियां हैं उनका भी निवारण करता है। अब यहाँ पर देखते हैं हलंत में के साथ यदि इनमें से कोई आ जाए तो क्या करना होगा, किस प्रकार से परिवर्तन करना होगा। तो जाहिर सी बात है कि हलंत में के साथ इनमें से कोई आ जाए तो इनके विचारों की गैर ये भी 4 होते हैं, श है ये भी 4 होते हैं। इनका विचारों का किसी का पंचम वर्ण तो होता ही नहीं है। तो यदि पंचम वर्ण नहीं होता तो अपन पंचम वर्ण के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। तो यहाँ पर भी एक ही परिवर्तन करना होगा और एक परिवर्तन कौन सा करना होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार बनाना होगा। 5वां वर्ण तो है ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार बनाना होगा। कैसे? मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है समजोड़ यम, ये शब्द है। तो यहाँ पर देखिए प्लस से पहले क्या आया है, हलंत में आया है। हलंत में हमारी शर्त पूरी है पहली, उसके बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये भी हमारी शर्त में है। दोनों शर्तें हमारी कंप्लीट है, दोनों शर्तें पूरी है। तो अपने को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक परिवर्तन, और एक परिवर्तन क्या करना है, इसको अनुस्वार में बदलना है। और जब अपन इसको अनुस्वार में बदलते हैं तब अपन क्या करते हैं, अपन इससे ठीक पहले वाले पे अनुस्वार लगा देते हैं और पंचम वर्ण बनाने के लिए इसके ठीक बाद वाले को देखते हैं। तो इसके पहले पर ये लगा दीजिए अनुस्वार। तो पहला कौन सा है, से पर अपनों ने लगा दिया अनुस्वार, तो मैं तो अनुस्वार बन गया। उसके बाद क्या बचा, यह मैं, संयम शब्द आपका देखा भी हुआ है, आप लिखते भी है, आप प्रयोग में भी लाते हैं और इसी प्रकार से लाते हैं। ये क्यों बना ये आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से शब्द है वो बनते हैं। तो हलंत में के कुल 3 नियम माने जाते हैं। कौन कौन से? हलंत में के साथ स्पर्शी व्यंजन आ जाए पंचम वर्णों को छोड़कर, ये 20 आ जाए तो आप दोनों परिवर्तन कर सकते हैं, दोनों के दोनों शुद्ध माने जाएंगे। और यदि पंचम वर्ण आ जाए तो सिर्फ 5वें वर्ण में ही बदलना है, क्योंकि ये बेचारे, अब मान लीजिए कि अपने घर का कोई व्यक्ति है और वो अपने घर पर आए, तो हम किसी दूसरे के घर पे थोड़े ना छोड़ाएंगे उसको, अपने घर पे ही रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये मैं 5वां वर्ण होता है खुद, तो ये अपने साथ ही रखेंगे, अनुस्वार थोड़ी ना बना देंगे उसको। तो इसलिए ये मैं पंचम वर्ण के साथ पंचम वर्ण में ही बदलता है और इनका कोई 5वां वर्ण होता नहीं है, तो इनके पास विकल्प मात्र एक अनुस्वार का बचता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन और उदाहरण देखते हैं इसके बारे में और कौन कौन से उदाहरण इसमें आ सकते हैं, उन चीजों को भी अपन देखते हैं। देखिए बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा नियम है, परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण है और मात्र 5 मिनट का खेल है। और आप यदि समझ जाएंगे इसको तो कम से कम एक प्रश्न तो अगर आ ही जाए तो वो तो गलत कभी किसी हाल में ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर अपन और उदाहरणें देख लेते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने, अब ये चीजें तो अपनों ने देख ली, मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है, देखिए समजोड़ जय, ये शब्द है आपके सामने, समजोड़ जय।
अब प्लस से पहले तो हलंत मैं है तो वो तो तीनों में है, बाद में जय है, तो आप देखिए कि ये किस नियम में जाएगा। तो बाद में जय है तो देखिए जय पांचवा वर्ण तो नहीं है और यर शश है भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसमें जाएगा। और दूसरी बात च वर्ग का च छ जय यानी तीसरा वर्ण है तो वो तो इसमें आएगा ही, चार चार तो अपनों ने इसमें शामिल ही किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्पर्शी व्यंजन है ये। और स्पर्शी व्यंजन है तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन दोनों परिवर्तन कर सकते हैं। कौन सा, इस पर अनुस्वार भी लगा सकते हैं, तो इस पर अनुस्वार लगाएंगे तो स पर हलंत मैंने अनुस्वार बनकर इसका रूप ले लिया और उसके बाद बचा कौन, जय, संजय भी बना सकते हैं। अब आगे यदि अपन पंचम वर्ण बनाना चाहते हैं तो इसके बाद वाले को देखेंगे, तो बाद वाले का पांचवा देखेंगे, तो बाद वाला ये किस लाइन का है, च वाली लाइन का है, तो च छ जय झ इ। अब च वाली लाइन का पांचवा कौन सा होता है, इ होता है, तो ये किस में बदलेगा, इ में बदलेगा। तो शब्द क्या बनेगा, स, और ये आधा है तो ये भी आधा और जय, इस प्रकार से शब्द बनेगा संजय। अब संजय में ये गलती मत कर देना कि भाई संजय में जब पंचम वर्ण लगा रहे हैं तो अपन लिख देते हैं संजय, नहीं, संजय इस प्रकार से नहीं, संजय इस प्रकार से शुद्ध माना जाता है। हाँ, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, परंतु आपने कभी इस प्रकार से लिखा ही नहीं होगा, इतनी जहमत अपन उठाते ही नहीं, अपनों ने इससे ही काम निकाला होगा। तो इसलिए यदि अपन इसका पंचम वर्ण बनाए तो जय वाली लाइन का पांचवा वर्ण ही बनेगा। जिस प्रकार से चंचल शब्द होता है तो चंचल शब्द में भी अपन क्या करते हैं, च का आता है तो च का भी चंचल भी इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है, चंचल इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये था। उसके बाद अपन और देख लेते हैं, और शब्द देख लेते हैं। मान लीजिए एक शब्द है आपके सामने, समजोड़ रचना, समजोड़ रचना शब्द है आपके सामने। आप देखिए प्लस से पहले तो हलंत में है, तो हलंत में तो तीनों में ही है। अब आगे देखिए र है, तो र कौन से नियम में जाएगा, र इसमें जाएगा। तो इसमें यदि र मिल रहा है तो जाहिर सी बात है अपने को एक ही परिवर्तन करना है, वो कौन सा, अनुस्वार। और अनुस्वार किस पे लगाना है, इससे ठीक पहले वाले पर। तो स पर मैं तो किस रूप में आ गया, हलंत के रूप में, और बचा कौन, रचना, जो कि त्यो लिख दो। अब संरचना शब्द तो आप हमेशा ही लिखते हैं, कैसे बनता है, ऐसे बनता है, तो है ना रुचिकर। उसी प्रकार से मान लीजिए एक जो शब्द है, मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है खम जोड़ ड, ये शब्द है आपके सामने। तो यहां पर देखिए हलंत में आया है प्लस से पहले, तो हलंत में तो तीनों में है। आगे क्या है, ड है, तो ड कौन सा है, ट ठ ड, यानी ट वाली लाइन का चौथा है, तो चार चार तो इसमें ही आ गए, तो इसमें आ गए, तो इसलिए ये स्पर्शी व्यंजन है। और स्पर्शी व्यंजन आया है तो इसलिए हम दोनों प्रकार के परिवर्तन ही कर सकते हैं, दोनों प्रकार के परिवर्तन ही शुद्ध माने जाएंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक परिवर्तन तो इसको अनुस्वार में बदल सकते हैं। तो अनुस्वार किस पर लगेगा, ठीक पहले वाले पर। तो ख पर अपनों ने लगा दिया, ख पर अपनों ने लगा दिया अनुस्वार। अब मैं तो अनुस्वार में चला गया, बचा कौन, ड। इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं, ये तो आपने लिखा भी होगा। अब दूसरा प्रकार किसका, पंचम वर्ण का। तो पंचम वर्ण किसका बनेगा, आगे वाले का पांचवा। तो आगे वाला ड है तो ट वाली लाइन का, तो ट वाली लाइन का पांचवा कौन सा होता है, अण होता है। तो ये मैं किस में बदल जाएगा, आधे अण में बदल जाएगा। तो ख आधे अण को अपन इस प्रकार से लिखते हैं, और ड बचा जो कि त्यों लिख दीजिए। ये लीजिए, खंड शब्द का निर्माण इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से शब्द है वो बनते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं कुछ और उदाहरण। तो और उदाहरणों में भी अपन अगर देखें, और शब्द भी देखें, तो देखिए एक शब्द आपके सामने है बहुत ही सुंदर, शम जोड़ कर, ये शब्द है,
ठीक है, यहाँ पर हलंत में आया है, आगे कै आ रहा है, तो कै आ रहा है तो कै तो कौन सा होता है, स्पर्श व्यंजन होता है। तो इस नियम के अनुसार परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन दोनों के दोनों शुद्ध माने जाएंगे, अनुस्वार भी और पंचम वर्ण भी। तो अनुस्वार तो अपन किस पर लगाएंगे, ठीक पहले वाले पर। तो सै पर मैं किस रूप में गया, अनुस्वार। बचा कौन, कर, जो के त्यों लिख दो। ऐसे लिखते हो ना, परंतु ऐसे कभी नहीं लिखते जैसे अब मैं बताने जा रही हूं। तो पंचम वर्ण बनाएंगे तो ठीक आगे वाले का पांचवा, है ना। तो आगे वाले का पांचवा यानी कै का पांचवा। अब कै वर्ग का पांचवा क्या होता है, अंगा होता है। अंगा होता है, ये अपन जानते हैं। तो ये हलंत में किस में बदल जाएगा, अंगा में बदल जाएगा। तो अब यहां पर सबसे पहले तो क्या है, शय। मैं किस में बदल गया, अंगा में बदल गया, या आधा है तो आधा हो गया। अब बचा कौन, कर, शंकर। तो शंकर शब्द किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बन जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है समजोड़ लाप, ये शब्द है। अब यहां पर देखिए प्लस से पहले हलंत में है और आगे क्या है, ल। तो ल हमारे इस नियम में है, तो हलंत में के साथ ल आया है, तो अपन परिवर्तन कैसे करेंगे, इस नियम के अनुसार। तो इस नियम के अनुसार सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार बनाएंगे। तो यहां पर देख लीजिए अनुस्वार किस पर, इससे ठीक पहले वाले पर। तो सै पर हलंत में तो किस रूप में चला जाएगा, अनुस्वार के रूप में। आगे कौन बचा, लाप, जो कि त्यों लिख दो। शब्द क्या बना, संलाप, यानी आपसी वार्तालाप। तो इस प्रकार से शंकर और संलाप, इस शब्द को भी आप नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। आप पता चल रहा है ना, शब्द शुद्धि अपनी गलत क्यों होती है, इसलिए गलत होती है क्यों, क्योंकि अपन रटी रटाई चीजों पर चलते जाते हैं, कभी भी क्या क्यों कैसे नहीं समझते। तो आज की क्लास में इतना ही। इसी नियम से संबंधित कुछ और रुचिकर उदाहरण भी देखेंगे, परंतु अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।